नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुड़ियारी, रायपुर। स्टूडेंट, इसके पहले क्लास में हमने चर्चा किया था रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और से के बाजार के नियम को। चूंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में रोजगार का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और प्रोफेसर कीन्स की विचारधारा का अर्थशास्त्र में एक विशेष स्थान है, इस दृष्टिकोण से आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूंकि आज की क्लास में हम प्रोफेसर कीन्स के रोजगार के सिद्धांत को देखेंगे, इसे हम प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत या आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए हम देखेंगे प्रोफेसर कीन्स के रोजगार के सिद्धांत को। तो चलिए हम बात करते हैं आज के विषय पर। विषय के प्रारंभ में हम कीन्स का रोजगार का सिद्धांत के उद्गम के कारणों को समझेंगे परिचय के माध्यम से। उनके रोजगार की मान्यताओं पर भी चर्चा करेंगे। रोजगार के सिद्धांत में प्रोफेसर कीन्स ने कौन से तत्वों पर सबसे ज्यादा बल दिया है, इस पर भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। रोजगार का निर्धारण किस बिंदु पर स्थापित होता है, यह देखते हुए अंत में कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम परिचय से शुरू करते हैं। 1930 की महामंदी के बाद प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की मान्यता जब अवास्तविक प्रतीक होने लगी, उस समय उस विश्वव्यापी मंदी के दौरान जो स्थिति पूरे अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई थी, खासकर अमेरिका व यूरोप जैसे पूंजीवादी देशों में, उसे देखते हुए प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की इन्हीं अवास्तविक मान्यताएं अति उत्पादन एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण बताया गया। प्रोफेसर कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के विचारों व मान्यताओं का खंडन करते हुए एक नवीन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुआ, इसमें आय एवं रोजगार के निर्णायक तत्वों पर नए सिरे से विचार किया। प्रोफेसर कीन्स के विचार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग की कमी है। प्रोफेसर कीन्स ने पिगू के इस विचार को भी गलत बताया कि मजदूरी कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कीन्स के विचारों में बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाकर ही दूर की जा सकती है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में मांग दो प्रकार का होता है, उपभोग वस्तु की मांग और दूसरा निवेश वस्तुओं की मांग। अल्पकाल में कीन्स के अनुसार उपभोग वस्तु की मांग स्थिर रहता है, अतः अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ाने के लिए निवेश वस्तुओं की मांग में वृद्धि करनी चाहिए। प्रोफेसर कीन्स सरकारी हस्तक्षेप के प्रबल समर्थक थे। कीन्स ने सरकारी विनियोगों को समग्र मांग में वृद्धि के पूर्व शर्त माना है। इस सिद्धांत की मान्यताएं। प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है, कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन है, क्योंकि कीन्स के अनुसार दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे। दूसरा उसकी मान्यता है, यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चला है। तीसरा, कीन्स का सिद्धांत एक बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। चौथा, उत्पादन में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल का नियम अर्थात जिस अनुपात में साधन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होता है। पांचवा जो उसकी मान्यता है, मुद्रा विनिमय माध्यम के अतिरिक्त मूल्य संचय का भी आधार है। छठवां, अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी
उपस्थित रहता है। इस प्रकार से प्रोफेसर कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है वो इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर कीन्स के रोजगार का सिद्धांत। कीन्स का रोजगार का सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। अर्थव्यवस्था में वह मांग प्रभावपूर्ण मांग होगा जहां पर अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, उत्पादन स्तर तथा आय का स्तर तीनों बराबर हो। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग के दो निर्धारक तत्व है, समग्र मांग फलन जिसको हम एडीएफ कहते हैं और समग्र पूर्ति फलन जिसको हम एएसएफ कहते हैं। समग्र मांग फलन को सकल मांग फलन या कुल मांग क्रिया भी कहते हैं। समग्र पूर्ति फलन को सकल पूर्ति फलन या कुल पूर्ति क्रिया भी कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि समग्र मांग फलन क्या है? समग्र मांग फलन से तात्पर्य सभी उत्पादक संलग्न श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जिस राशि के प्राप्त होने की आशा से है। इस प्रकार समग्र मांग फलन उत्पादकों को उनके संपूर्ण उत्पादन के बिक्री से प्राप्त होने वाली संभावित राशि को व्यक्त करता है। समग्र पूर्ति फलन से तात्पर्य होता है रोजगार के विभिन्न स्तरों पर सभी उत्पादकों को इन श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कुल लागत है। इस प्रकार जहां सकल पूर्ति फलन कुल उत्पादन फलन का लागत है, वहीं सकल मांग फलन इससे प्राप्त होने वाली संभावित आय है। यदि कुल वास्तविक प्राप्ति कुल लागत से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी को उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अधिक लोगों को वो रोजगार दिया जा सकता है। इस प्रकार जब तक कुल मांग क्रिया कुल पूर्ति क्रिया से अधिक होती है, उद्यमी अधिक लोगों को रोजगार देता चला जाता है तथा उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरी स्थिति में यदि कुल वास्तविक प्राप्ति कुल लागत से कम होती है तो उद्यमी को हानि होती है एवं उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा घटाने लगती है। जब कुल मांग फलन एवं कुल पूर्ति फलन में समानता होती है तो इसे रोजगार का सामान्य स्तर बना रहता है। इसे ही प्रोफेसर कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहा है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। इस रेखा चित्र को ध्यान से देखते हैं। इसमें इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर हम रोजगार की मात्रा, OY अक्ष पर लागत या प्राप्ति की दशा को दर्शाया गया है। वक्र ADF समग्र मांग फलन है और ASF समग्र पूर्ति फलन है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं जो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। इस बिंदु पर रोजगार की मात्रा ON है तथा उद्यमी की लागत व प्राप्ति दोनों OM है। इस बिंदु पर रोजगार की मात्रा ON है तथा उद्यमी की लागत एवं प्राप्तियां दोनों ही OM है। ADF तथा ASF वक्र E बिंदु के अतिरिक्त अन्य किसी बिंदु पर नहीं मिल सकते। जैसे मान लीजिए ON1 बिंदु पर रोजगार की मात्रा है जिसमें ADF समग्र मांग Q बिंदु पर अधिक है और समग्र पूर्ति बिंदु P से, तो प्राप्ति ज्यादा है लागत से, अतः उद्यमी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होगा। वहीं N2 बिंदु रोजगार के स्तर पर समग्र मांग फलन Q1 है तथा समग्र पूर्ति फलन R1 है, अर्थात प्राप्ति की तुलना में लागत अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि उद्यमी को नुकसान होगा और वह रोजगार के स्तर को घटाएगा।
इस तरह से ON रोजगार की वह मात्रा है जहां पर ADF तथा ASF रेखा एक दूसरे को काटती है। वहीं पर रोजगार का संतुलन ई बिंदु स्थापित होता है। यही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। इस तरह से प्रोफेसर कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन परिस्थितियों पर आधारित है। इसमें समग्र मांग फलन को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि अल्पकाल में लागत प्रायः स्थिर रहता है। इसे एक दृष्टि में हम समझ सकते हैं जो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का सारांश है। इस तालिका में हम देखते हैं कीन्स का रोजगार सिद्धांत या रोजगार आय या उत्पादन ये निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग जो समग्र पूर्ति फलन व समग्र मांग फलन पर आधारित है। चूंकि समग्र पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है, प्रोफेसर कीन्स का यह जो सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए हम इसको समग्र पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है। चूंकि कीन्स का यह सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत पर आधारित है, तो हम देखते हैं समग्र मांग फलन को। समग्र मांग फलन दो तत्वों पर निर्भर करता है, उपभोग मांग व विनियोग मांग। अर्थशास्त्र में उपभोग C बराबर F ब्रैकेट में Y अर्थात उपभोग निर्भर करता है आय पर। उपभोग मांग निर्भर करता है आय व उपभोग की प्रवृत्ति पर। चूंकि आय अल्पकाल में स्थिर रहता है, तो हम देखेंगे उपभोग की प्रवृत्ति उपभोक्ता के खर्च करने या उपभोग के स्तर पर रहता है। उपभोग की प्रवृत्ति को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम APC कहते हैं, जो अल्पकाल में स्थिर रहता है, और दूसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम अर्थशास्त्र में MPC के नाम से जानते हैं, यह निर्भर करता है गुणक पर। अब यहाँ पर गुणक क्या है? तो गुणक जो विनियोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अब हम देखेंगे समग्र मांग फलन को, जो दूसरा तत्व है। समग्र मांग फलन दो तत्वों पर निर्भर करता है। हम देखेंगे समग्र मांग फलन के दूसरे तत्व विनियोग फलन को, जो पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि होने वाले से है। विनियोग फलन दो तत्वों पर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसको हम मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूंजी की सीमांत क्षमता पूंजीगत संपत्ति की पूर्ति कीमत व पूंजीगत संपत्ति की संभावित आय पर निर्भर करती है, जो कि अल्पकाल में स्थिर रहता है। दूसरा, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर निर्भर करता है मुद्रा की पूर्ति व मुद्रा की मांग पर। मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहता है, तो हम देखेंगे मुद्रा की मांग को। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का 3 उद्देश्य रहता है। पहला, लेन देन। लेन देन जो रोज की खरीदी या बिक्री के काम के लिए है। दूरदर्शिता, भविष्य में अचानक आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए। तीसरा, सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो हम मुद्रा खर्च करते हैं उस पर आधारित है। तो इस प्रकार ये था कीन्स के रोजगार का सिद्धांत का निष्कर्ष व सारांश। अब हम देखेंगे कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य आलोचना है, पहला है सामान्य सिद्धांत नहीं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक स्थान पर हर समय लागू नहीं होता। दूसरी इसकी आलोचना है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है,
जो कि अवास्तविक है। तीसरा, बेरोजगारी का विस्तृत हल नहीं। कीन्स ने केवल चक्रीय अनैच्छिक बेरोजगारी पर ही बल दिया है, किंतु तकनीकी, संघर्षात्मक व ऐच्छिक बेरोजगारी की उपेक्षा किया है। इस बात पर भी इसकी आलोचना हुई है। नेक्स्ट, यह इस सिद्धांत में त्वरक का समावेश नहीं है। इस बात पर भी आलोचकों ने आलोचना किया है। पांचवा, इसकी आलोचना हुई है कि प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में सीधा संबंध नहीं है। रोजगार तकनीकी अनुसंधान व मजदूरी की लोचशीलता मुद्रा की पूर्ति की कीमत पर भी निर्भर करती है। छठवा, इसकी आलोचना है दीर्घकाल की अवहेलना। चूंकि प्रोफेसर कीन्स यह मानते थे कि हम सब दीर्घकाल में मर जाते हैं, इस बात पर भी इसकी आलोचना हुई है। इस प्रकार से आलोचकों ने प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना की है। यह सिद्धांत कारण और प्रभाव संबंध को ठीक से व्याख्या करने में असमर्थ है, ऐसा आलोचकों ने कहा है। तो ये था प्रोफेसर कीन्स का रोजगार का सिद्धांत। अगले क्लास में हम एक और नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।